ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा एंड यू हैव लर्नड ईच एंड एवरी लाइन और आपको सभी लाइन एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट? क्लियर है तो डू लेट मी नो। अगर कुछ भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चले एंड इवन एनसीईआरटी की लाइंस को एकदम अच्छे से पढ़े। एंड लेट मी टेल यू कि आपको ना एनसीईआरटी की से डिटेल एक्सप्लेनेशन ना किधर भी नहीं मिलेगी, ओके? बिकॉज पीपल ऑफन फोकस ऑन नोट से पढ़ना, डिटेल लेक्चर्स को देखना, एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग लगाना, विच इज आई डोंट थिंक सो इज करेक्ट। आपको पता है कि व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली फ्रॉम द पीपल हु हैव स्कोर्ड नॉर्मल मार्क्स? देखो वो ना क्या करते हैं कि they end up reading NCERT thousands of time, understanding each and every line, जो लोग नहीं करते। Often people say that NCERT is the Bible, you have to study NCERT only for your NEET preparation। वो जो 24 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो भी NCERT ही फॉलो करते हैं, बट स्टिल नॉट एवरीबडी कुड स्कोर 360 on 360 बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लेक्चर्स के थ्रू समझ में आएंगी, राइट? कि आप NCERT की लाइन्स को समझे। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो इट्स वेरी बोरिंग टू स्टडी अलोन, कि हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं, रट्टा मारते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस इज द रीजन वाई वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज, जहाँ पे हम साथ में बैठ कर एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझेंगे। एंड इफ यू हैव डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स कि ओके दीदी ये डाउट है, एंड आई एम श्योर कि मैं हर एक बच्चे के डाउट को क्लियर करूँगी, ठीक है? तो आई होप कि हम भी उस फील्ड की तरफ जा रहे हैं कि आप भी बोल सको कि ओके आई हैव सिक्योर्ड 360 on 360। एंड डू यू नो पीपल ऑलवेज निगलेक्ट बायोलॉजी की भाई उसको एंड में कर लेंगे, क्या है भाई थियोरी वाला पोर्शन है। बट लेट मी रिमाइंड यू कि आपको नीट का 50% पोर्शन बायो कंसिडर है, ठीक है? इट्स ओनली बायो। एंड इफ यू मैनेज टू स्कोर 360, अगर आपकी फिजिक्स भी वीक है, केमिस्ट्री भी वीक है, यू वुड रियली सिक्योर योर मेडिकल कॉलेज। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें एनसीईआरटी के लाइन का समझना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखो यहाँ पे दो वर्ड का यूज हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है कैपेसिटी। देखो लोग इस पर फोकस नहीं करते, ओके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी समझ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कैपेसिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बकेट जिसकी कैपेसिटी है 3 लीटर्स, ये उसकी क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन फिलहाल उसके पास अभी कितना है? 2.5 है। 2.5 लीटर्स उसके अंदर वाटर है, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2.5, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 3 लीटर्स। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि हम जो ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, टोटली बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर, कि प्रेशर कम ज़्यादा करेंगे, अपने मसल्स को थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, यू वुड सी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में ईजिली हो जाता है। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने कुछ कुछ कैपेसिटीज को डिफाइन कर दिया। ये कैपेसिटीज को क्यों डिफाइन किया कि ओके अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर इसकी पर्टिकुलर इतनी एज है तो इस कैपेसिटी के अंदर लेना चाहिए, इतनी उसकी वॉल्यूम वो अपने अंदर इंटेक करना चाहिए। अगर इतनी वॉल्यूम इंटेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन इज अफेक्टेड, उसको कुछ ना कुछ बीमारी है। तो इस कैपेसिटी को डिफाइन कर दिया ताकि हम कुछ अगर प्रॉब्लम हो पाए कि ओके हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, कोई भी अगर फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम, आपकी मसल्स खराब हो गए, ऑफ कोर्स यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन लेटर, तब की मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं करी, यू विल नॉट फील दैट अंटिल अनलेस आप कोई चेकअप के थ्रू जाओगे। तो चेकअप के थ्रू हमें कोई स्टैंडर्डाइज वॉल्यूम तो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ये 1 kg है, हमने कुछ खरीदा वो 1 kg, हमें कैसे पता चला वो 1 kg है? क्योंकि हमने पहले किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, क्योंकि अगर मेरे पास इतनी क्वांटिटी है तो मैं उसे 1 kg बोलूँगा, और दुनिया में मुझे इतनी क्वांटिटी की कुछ भी चीज़ मिलेगी मैं उसको 1 kg का नाम दूंगी, राइट? यानी कि मैं ना किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देती हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे ना कितना हम वॉल्यूम, कितना हम हवा, ऑफ कोर्स एयर गैसेस फॉर्म है तो हम इसके वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। तो हम कितनी वॉल्यूम अपने अंदर ले सकते हैं, कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम का। ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं, कि ये ना इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है या तो जो इंस्पायर कर सकता है या एक्सपायर कर सकता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। यानी कि ये कितनी वॉल्यूम है कि एक इंसान नॉर्मली आप एकदम रिलैक्स्ड बैठे हो एंड यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। सो
दौरान आप कितनी वॉल्यूम अंदर ले रहे हो, कितनी वॉल्यूम बाहर छोड़ रहे हो, दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 500 ml इन वन रेस्पिरेशन। लेकिन हमने अभी जो थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल ह्यूमन कहीं ना कहीं 12 से 16 टाइम्स रेस्पायर करता है 1 मिनट के अंदर। एक सांस तो मतलब एक सांस अंदर लेना छोड़ना, लेकिन 1 मिनट में वो 12 to 16 टाइम्स करता है। तो इस हिसाब से हमने उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें पता चला कि 6000 से 8000 ml ऑफ एयर हम पर मिनट इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, सोचो, देखो एक सांस में और 1 मिनट में बहुत डिफरेंस है। तो अगर एक सांस बोले यानी कि एक बार अंदर हवा लेना और एक बार रिलीज करना, इसको एक सांस बोलते हैं। लेकिन 1 मिनट में हम एक सांस कितनी बार लेते हैं, 12 to 16 टाइम्स। तो हमें 1 मिनट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे कि 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से 600, ठीक 6000 आ गया, और 500 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो हमें पता चला कि 8000 ml। मतलब इसके आजू बाजू अगर 600 to 800 के बीच में रहेगा आपका वॉल्यूम कैपेसिटी, जब आप नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। और उससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग तो बहुत ही अच्छी चल रही है। इसका मतलब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी आपको याद रखनी है। टाइडल वॉल्यूम का जो डेफिनेशन कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, एक सांस में कितना आता है 500 ml, 1 मिनट में कितना आता है 6000 to 8000। याद रखना, वो एक सांस में पूछ रहा है कि 1 मिनट में पूछ रहा है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना ये। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, एक नया टर्म, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका ना नाम ही बता रहा है, क्या नाम बता रहे, देखो इंस्पिरेटरी यानी कि इंस्पायर हम कितना अपने वॉल्यूम को रिजर्व कर सकते हैं, कि कितना अगर हम सांस को अंदर ले रहे तो कितना जो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के थ्रू जो वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे लंग्स में प्रेजेंट हो सकता है। सो इट्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर by a forceful inspiration. This average is 2500 ml to 3000 ml. इसका मतलब क्या है कि हमें पता है नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट में कितना करें, 500 ml कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है ना, वी हैव दिस कैपेसिटी। हमने पढ़ा था कि अगर आपको कुछ चीज़ फोर्सफुल करना है फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यू हैव टू यूज योर एब्डोमिनल मसल। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये इतना वॉल्यूम है, ये इतना ही हवा, एक मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है कि कितना फोर्सफुल आप इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी वैल्यू कितनी है, 2500 ml to 3000 ml इन अ मिनट। एवरेज मतलब कितना भी फोर्स लगा लो आपकी बॉडी में इसके बीच में ही हवा अंदर जाएगी। दैट मीन्स अगर आप इतना इंस्पायर कर रहे हो, इतना आपका जो एयर इनटेक जा रहा है, दैट मीन्स योर एब्डोमिनल मसल इज वर्किंग वे मोर प्रॉपरली। ठीक है, ये सब जस्ट कैपेसिटी है, क्योंकि इतना मैं हवा अंदर ले रही हूँ, इतना मैं हवा बाहर रिलीज आउट कर रही हूँ। दिस इज जस्ट बोलते ना कि अप्रॉक्सीमेटली नाम दे दिया गया, उसकी क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया फॉर अ बेटर मेजरमेंट। ओके, सिर्फ उसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, additional volume of air a person can expire by a forceful expiration. This is average of 1000 ml to 1100 ml. कि एक इंसान जब भी हवा फोर्सफुली बाहर रिलीज आउट करता है तो कितना रिलीज आउट कर सकता है, उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, वो है 1000 ml to 1100 ml इन अ मिनट। देखो ये जो कैपेसिटीज आप देख रहे हो, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, असर्शन रीजनिंग में आती है। उसकी कैपेसिटीज याद होनी चाहिए कि 500 किस में, 6000 किस में, 8000 किस में है, 2500 किस में, 3000 किस में है, 1000 किस में है, 1100 ml किस में है। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ पे ml दिया हुआ है। हाँ, असर्शन रीजनिंग में फंसा देते लीटर्स देके। पीपल ऑफन सी ओनली नंबर्स, ये जो उनका यूनिट है वो भूल जाते हैं। एंड यू नो यू आर अ नीट स्टूडेंट, आपको यूनिट्स का बहुत ही खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जस्ट एक बोलते ना एक नाम दीजिए, आपको पता है बायो इज रियली गुड एट गिविंग नेम्स। तो कुछ भी है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द फ्यूचर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमने हर एक को एक नाम डिफाइन कर दिया कि ओके भैया ले लो, ये बहुत ही डेफिनाइज्ड है, ये बहुत ही सिलेक्टिव एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, आपको इसी को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर है? अब बोल रहे रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो आपको पता है रेजिडुअल का मतलब, देखो यहाँ पे नाम ही क्या बता रहा है,
रेजिडुअल वॉल्यूम, व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, चलिए देखते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर, जैसे कि नाम ही पता है कुछ बचा हुआ, रेजिड्यू का मतलब कुछ बचा खासा, मतलब ना जो लास्ट में लेफ्ट ओवर थिंग्स इज नथिंग बट अ रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब कुछ ना कुछ ये ऐसा वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स के अंदर बचा हुआ रहता है। Volume of air remaining in the lungs even after the forceful expiration, this is the average of 1100 ml to 1200 ml। यानी कि हमारे ना लंग्स में हमेशा कभी ना कभी हमेशा एयर होता है ताकि वो थोड़ा सा बल्ज पार्ट रहे, ठीक है। अगर एयर खत्म हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम होगा ही नहीं, सो आवर लंग्स विल कोलैप्स और हम उसी समय इंस्टेंटली वी विल डाई। इसी की वजह से व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, कि हम कितना भी फोर्सफुल अपने एयर को रिलीज आउट कर दे, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है। उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और उसकी कैपेसिटी कितनी है 1100 ml टू 1200 ml। ये क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपको अभी क्लियर हुआ क्या क्या था हमारे पास। अभी जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा, हमने 4 कैपेसिटीज पढ़ी। चलिए मेरे साथ अभी सभी बोलेंगे कौन सी 4 कैपेसिटी थी। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम भाई? टाइडल वॉल्यूम इज नथिंग बट इतनी कैपेसिटी होती है कि नॉर्मल इंसान की वो नॉर्मली कितने एयर को रिलीज आउट कर रहा है, कितने एयर को अपने अंदर इनटेक कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, ये ना हमारे अंदर कितना फोर्सफुली हवा को अंदर ले सकते हैं, राइट। व्हाट इज एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर हम रिलीज आउट कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुली हम कितनी कोशिश करने के बाद जो पूरा हवा है वो बाहर चला जाए, दैट इज नथिंग बट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की एक सांस में कितनी कैपेसिटी है 500 ml, याद रखना किसकी बात पे ml है, यानी कि 1 मिनट में कितना होगा 6000 टू 8000 ml। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2500 टू 3000 ml। मैंने कैसे याद किया तो पता है, टाइटल वॉल्यूम तो बड़ा ही इजी याद हो जाएगा, 500 ml है, यानी कि आपने जो टीवी खरीदा है समथिंग अराउंड 500 है, और आपने इसको मल्टीप्लाई करते कर 6000 टू 8000 आ गया। ये सभी बच्चों को याद होता है क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे। एंड प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको एक बार में याद हो जाए, यू विल टेक टाइम, एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, आई हैव लर्न दिस 20 टाइम्स एंड देन जाके मेरे माइंड में इंग्रेंड हो पाया था। सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, इट विल टेक टाइम, इट इज वेरी नॉर्मल टू टेक टाइम, ओके। इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता था, इंस्पिरेटेड मतलब कुछ बचा के रखा है ना अपने अंदर। तो मैंने आता था ओके मैंने अपने अंदर कितना पैसे बचा के रखे, 2500 ml टू 3000 के अराउंड मैंने अपने सेविंग्स करके रखी है। व्हाट इज एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, मतलब अगर मैंने 2500 सेविंग कर दी है तो मैं दूसरे के ऊपर कितना स्पेंड कर सकती हूँ। जस्ट अ स्टोरी, मैंने इन नंबर्स को याद करने के लिए स्टोरी फॉर्म कर ली ताकि वो मेरे माइंड में फॉर बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनग्रेन रहे और मैं कुछ समझ सकूँ, ठीक है। यानी कि मैं 1000 से लेके 1100 तक कुछ ना कुछ एक्सपेंड कर पाऊंगी, दैट इज नथिंग बट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि भाई हमारे ना लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर होती है, वो अमाउंट ऑफ एयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ तो लंग्स कोलैप्स हो जाता है। वो उसकी क्वांटिटी कितनी है 1100 से लेके 1200 ml तक। देखो याद रखना यहाँ पे हर जगह ml यूज किया है, लीटर आएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, असर्शन रीजनिंग में आता है। सो मेक श्योर, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने ml यहाँ पे ml दिया हुआ है, उधर पे लीटर दिया हुआ है, फिर भी उन्होंने राइट मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ नंबर्स देखा, यूनिट देखा ही नहीं। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इवन अ सिंगल डॉट मैटर्स, तो हर चीज को याद करते हुए चलो, ठीक है। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in the clinical diagnosis. देखा, ये मैंने बोला था ना कि यही सब वॉल्यूम्स है कि कितना इनटेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो आपको बकेट का एग्जांपल दिया था कि वॉल्यूम 2.5 लीटर्स ही है, मतलब ये सब वॉल्यूम है कि उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, लेकिन हमें उतना ओवरफ्लो करना नहीं है। लेकिन हमें एक बार पता होना चाहिए उसकी कैपेसिटीज कितनी है, ताकि क्लिनिकल डायग्नोसिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम समझ सकते हैं कि ओके हम बाहर से इतना पंप आउट कर सकते हैं, हम उसको बाहर से इतना पंप इन कर सकते हैं। सो बहुत सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर करके हमने कुछ कैपेसिटीज को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। वो क्या है, नंबर 1 इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ऑफकोर्स इसकी बात कर रहे हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो बायो इज नॉट डिफिकल्ट, आप उसके नाम से ही डिराइव कर सकते हो।
लेकिन आपने पहले ही सोचा इट्स डिफिकल्ट, मुझसे नहीं हो पाएगा। नो भाई, इट्स इजी। नाम का मीनिंग समझो, दैट्स इट। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हमें पता है कैपेसिटी आ गई यानी किसी को जोड़ना है, कैपेसिटी आ गई यानी कि एक मैक्सिमम कैपेसिटी को डिफाइन करना है, यानी कि दो चीज़ें, दो ऑफकोर्स दो तो होंगे, मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 4 to 5, तो कुछ चीज़ को जोड़ना है। तो हमें जोड़ना है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को, यानी कि हमारी इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। उसको ही एक सेंटेंस के फॉर्म में समझा दिया गया है, हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद एक इंसान कितना इंस्पायर कर सकता है, दैट इज नथिंग बट योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितना इंस्पायर कर सकता है, सबसे पहले नॉर्मल तो इंस्पायर कर सकता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और वो फोर्सफुल भी तो इंस्पायर कर सकता है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन का क्या नाम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ऑफ कोर्स ये दो आ गए। हार्ड है ये, बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ नाम समझना है, दैट्स इट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको सिर्फ समझना है। एंड वंस यू गेट दिस सेंटेंस, एंड ट्रस्ट मी, नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस लाइन एनी टाइम, कभी भी नहीं भूल पाओगे आप। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी हमारी इंस्पायर करने की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो हमें पता चला ओके, हम नॉर्मल भी इंस्पायर कर सकते हैं और थोड़ा फोर्सफुल भी कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। से इन दोनों का मिलकर हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गई, ठीक है। सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ air a person can expire after a normal inspiration. This include tidal volume and expiratory reserve volume, यानी कि expiratory reserve volume कि हम नॉर्मल कितना एक्सपायर, मतलब हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, नॉट नॉर्मली, कोई भी कंडीशन में हम टोटल कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमें पता चला हम टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं वो तो करते ही है। सिमिलरली हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो करते हैं, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, मतलब भले ही फोर्सफुल होता है लेकिन एक्सपायर का प्रोसेस तो है ही ना, दैट इज नथिंग बट योर टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इस पूरे वॉल्यूम्स में ना वॉल्यूम समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस को, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में एक एक वर्ड घुमा देते हैं, एंड देखो पेपर आएगा तो एनसीईआरटी से डिफिकल्ट क्या होगा, असर्शन रीजनिंग डाल देंगे, बहुत सारे टेबल्स डाल देंगे, टेबुलर फॉर्म्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसकी कैपेसिटी, ओके, कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर टीवी आ रहा है और आईआरवी आ रहा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू मेक योर न्यूमोनिक्स, कि आप अपने हिसाब से न्यूमोनिक्स बनाओ, डोंट रिलाई ऑन टीचर फॉर न्यूमोनिक्स। व्हाई डू यू नो दैट, कि आप जब खुद से बनाओगे दो इट्स वियर्ड, ऑफकोर्स वियर्ड ही बनाना ताकि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको याद रहे। तब नॉर्मल बनाओगे तो ऑफकोर्स यू वुड फॉरगेट इट। सो वियर्ड बनाओ, मेक श्योर यू स्टिक ऑन अ वॉल, यू रिवाइज इट डेली, सिर्फ 10 या 15 दिन करो, ट्रस्ट मी ईच एंड एवरी लाइन विल बी इनग्रेन्ड इन योर माइंड and you would see the changes, okay. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ऑफ कोर्स देखो नाम क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ऐसी रेजिडुअल कैपेसिटी, ऐसी रेजिडुअल वॉल्यूम जो फंक्शनल है, जिसका कोई काम नहीं है लेकिन बची हुई है हमारे लंग्स में, वो क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन अ लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इंपॉर्टेंट है कि आपने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद आपके लंग्स में क्या क्या बचा है जो फंक्शनल है लेकिन बचा हुआ कैपेसिटी है, क्या क्या है वो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, और रेजिडुअल वॉल्यूम। दीज टू वॉल्यूम टुगेदर मेक्स फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का, कि भाई ये एक ऐसी वॉल्यूम है कि आपने नॉर्मल को, सांस को अंदर लिया, सांस को बाहर छोड़ा, यू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड आउट। रिलीज करने के जस्ट उसी वक्त आपके लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम। दीज टू वॉल्यूम्स टुगेदर मेक्स फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दूसरा वर्ड है वाइटल कैपेसिटी। ऑफ कोर्स वाइटल मतलब जिंदा रहने के लिए जो चाहिए हमें, जो वॉल्यूम चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। कि आपने बहुत फोर्सफुली आपने क्या क्या एक्सपायर किया, उसके बाद एक पर्सन कितना ब्रीद इन कर सकता है, इसके अंदर क्या क्या आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम आ गया। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि हमें ना या दो सिचुएशन, या तो डर के सिचुएशन में या तो नॉर्मल सिचुएशन में हम अपने लंग्स के अंदर कितना ऑक्सीजन इन कर सकते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट अ वाइटल कैपेसिटी। यानी इतनी वॉल्यूम जो हमारी वाइटलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है,
कौन कौन से, ऑफकोर्स टाइडल वॉल्यूम तो चाहिए क्योंकि आपको नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर तो करना है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई तो आपको एक ERV और IRV भी तो चाहिए ना, ERV एंड IRV भी तो चाहिए ना. दैट इज नथिंग योर वाइटल कैपेसिटी. नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट बोल रहे टोटल लंग कैपेसिटी. भाई ऑफ कोर्स ये तो सबसे बड़ा इजी है. टोटल लंग कैपेसिटी यानी क्या, पूरी लंग्स की कैपेसिटी, उसमें सब आ जाएगा. जितने भी अभी तक आपने वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पढ़े सभी आ जाएंगे. चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते ताकि हमारे असर्शन रीजनिंग के लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो. डेफिनेशन क्या बोला कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ओ हमें तो पता ही नहीं था कि टोटल लंग कैपेसिटी को सुन के. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in lungs at the end of the forced inspiration. This include RV, ERV, tidal volume, IRV और vital capacity. मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया, इसको vital capacity and residual capacity इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना हमारे पास total lung capacity. In short total lung capacity क्या होती है कि पूरी lungs की capacity वो एक normal functioning के लिए चाहिए होती है. Of course residual volume is वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको पता है, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ना हो ना तो आपके लंग्स तुरंत कोलैप्स हो जाए और जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. सो यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड योर लंग इवन आफ्टर, तो बोलते हैं ना जो हमारे यूज में नहीं आता लेकिन होना चाहिए. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे विच इज 17.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो अभी तक हमने क्या समझा कि चैप्टर अभी तक क्या था, अभी तक चैप्टर में ये था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, हमने बचपन में ये भी पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर आवर ब्लड्स. क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारी बॉडी एक सर्वाइव में रह सके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बचपन हमने ये तो पढ़ लिया था कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट को, फूड्स को, बहुत सारे गैसेस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन अब हम जब बड़े हो गए, दिस इज द हायर क्लास जहाँ पे आप समझेंगे कि एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. तो हमने अभी तक समझा कि कौन से मसल्स इन्वॉल्व थे, कैसे कैसा प्रोसेस था, कैसे किस प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, मसल्स कैसे काम करते हैं, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन कैसे आता है, कैसे एकदम स्ट्रेट पाथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. एवरी प्रोसेस सभी चीज़ समझ लिए. हमने ये भी समझा कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हमने हर एक कैपेसिटीज को, वॉल्यूम को एक नाम दे दिया गया क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू को फिक्स कर दिया है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम इस वैल्यू को देखेंगे. अगर ये वैल्यू अगर एक पर्सन अपने अंदर इंग्रेन नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. हमने एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन को ला दिया था. अभी नेक्स्ट सेशन क्या स्टार्ट हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन पूरा समझ लिया, मसल्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, अनुलोम विलोम में जो हम बहुत फोर्सफुली करते हैं वो एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू होता है, एब्डोमिन कैसे हेल्प करता है, डायफ्राम कैसे हेल्प करता है, मसल्स कैसे एक साथ वर्क करती है, सभी चीज़ें समझ ली और हमने ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक ला दिया. दिस इज द टाइम जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली में जाएगा थ्रू ब्लड कैपिलरीज. और ऐसे कैपिलरीज जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं उसको आर्टरी बोलते हैं, राइट. और जो डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं अगेन एल्वियोलाई को रिटर्न करने के लिए कि भाई तू ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और उसको वापस बॉडी के बाहर निकाल दे, उससे हम वेन्स बोलते हैं. ठीक है, तो सब कुछ इसी एल्वियोलाई के जंक्शन पे होगा. एल्वियोलाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं ना वो एक दीवार है बिटवीन हमारी इनसाइड बॉडी जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है जो ईगरली वेट कर रही है ऑक्सीजन का. ठीक है, और उस साइड क्या है, ऑक्सीजन है. तो इनके बीच में आदान प्रदान होगा, राइट. तो उसका मेन श्रेय किसको जाता है, हमारे एल्वियोलाई को. तो ऑफकोर्स उसको किस चीज़ को देन लेने की बात करनी है. तो एल्वियोलाई को बड़ा ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. तो अभी हम समझेंगे कि एक्चुअली में एल्वियोलाई से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. देन हम समझेंगे हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, अब से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है. यानी कि देख रहे हो ना चैप्टर का प्रोग्रेशन कितना सिस्टमैटिक है कि हमने समझा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है, हमने उसके इंपॉर्टेंस को समझा. फिर हमने समझा कि एक्चुअली में बॉडी के अंदर जाता कैसे है, उसका काम क्या है, उसका रूट क्या है, सब कुछ समझा हमने. मसल्स कौन से काम आता है, हमने समझा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जस्ट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस है दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट. हमने ये देखा कि हमारे मसल्स कैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं. एवरीथिंग इज क्लियर.
ठीक है, अभी हम समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जो एल्वियोलाई और हमारे कैपिलरीज के बीच में होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो एल्वियोलाई है ना वो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, CO2 कैसे आ रहा है, उसका प्राइमरी साइट क्या है, हमारे पास एल्वियोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, कि ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ से पहले देखो यहाँ पे एल्वियोलाई था, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज थी, यहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। फिर जो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो दो जगह, यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे आदान प्रदान हुआ, फिर टिश्यू लेवल पे भी होगा ना, कि ऑफ कोर्स ये ब्लड इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ताकि अप्रोप्रिएट टिश्यू को मिल सके। तो टिश्यू लेवल पे भी क्या होता है, दिल नींद की बात चलती है, तो दो जगह पे क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। देखो ये है तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन देख रहे हो गॉड ऑलवेज ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। यहाँ पे भी जो देन लेन की प्रोसीजर होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है, जो बेसिकली बेस्ड किस पे होता है, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, बी इट एट अ ब्लड लेवल, बी इट एट अ टिश्यू लेवल, वो किसके बेसिस पे होता है, सिंपल डिफ्यूजन। और उसका बेसिस क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। देखो इसका बेसिक्स पूछ लेगा कि भाई इसका बेसिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका बेसिस प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो क्या है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट वर्ड क्या बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैंने बोला कि भाई देखो एल्वियोलाइक मीडियम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन इन रियलिटी ब्लड के अंदर जा रहा है, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किसको करने पड़ेंगे, एल्वियोलाई को। ऑफ कोर्स मॉडिफिकेशंस लाइक उसकी जो लेयर है बहुत थिन होनी चाहिए ताकि इजीली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एल्वियोलाई को करनी पड़ेगी ताकि वो ईजिली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए और CO2 को अपने आप से क्या कर सके, बाहर निकाल सके। ठीक है, जैसे कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर इज नथिंग, मतलब बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये बहुत सारे गैसेस ना हमारे एनवायरनमेंट के गैसेस में प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों अंदर जाता है, ये CO2 ही क्यों बाहर आता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रेशर इनके प्रेशर से ज़्यादा रिलेटिवली, ऑफ कोर्स इनका प्रेशर ज़्यादा है तभी तो ये घर के बाहर निकल पाएंगे। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब इसका कितना प्रेशर इन सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज नथिंग बट अ पार्शियल प्रेशर, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या प्रेशर है, दैट इज नथिंग बट योर पार्शियल प्रेशर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P, स्मॉल p, और ऑक्सीजन का सिंबल लगा दिया जाता है, दिस रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन अ टेबल। देखो पार्शियल प्रेशर कितना है एल्वियोलाई के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर, ये पूरा हमारे टेबल्स के अंदर दिया गया। एक एस्टोनिशिंग बात बताओ कि आपको ये वैल्यूज याद करनी है, क्योंकि नीट का पेपर आपको पता है ये वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, CO2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एल्वियोलाई का कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना है, टिश्यू का कितना है। ठीक है, यानी कि जो टेबल दिया हुआ है 17.1 में वो आपको हर चीज़ याद करना पड़ेगा। 17.3 में क्या दिया हुआ है, इंडिकेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन और एल्वियोलाई टू ब्लड एंड टिश्यू। ये किसके बीच में, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में है, और दूसरा यहाँ पे जो ये टेबल है वो किसके बीच में, ये जो पूरा ये बताया गया है ना वो किसके बीच में है, टिश्यूज और अपने जो ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये लर्न करते हैं, हम पहले इसको समझते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर की बेसिस के अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर मूव इन और मूव आउट करते हैं। और अब मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में
कि कभी भी ना जो ऑक्सीजन है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेना है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू एल्वियोलाई। ऑफ कोर्स ये हाई है, ये 159 है और ये 104 है, तो ऑक्सीजन ऐसा मूव करेगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, ये तो बीच में दे दिया, इसको भूल जाओ। एल्वियोलाई के पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाएगा। ऑफ कोर्स एल्वियोलाई से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाना है, यानी ब्लड के अंदर जाना है, तो ऑफ कोर्स इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, राइट। तो 104 से लेके 95 तक ऑफ कोर्स कम होगा, तो एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर मूव करेगा। ऑफ कोर्स जो ऑक्सीजन है उसको टिश्यू को चाहिए, राइट। टिश्यू वांट्स ऑक्सीजन फॉर श्योर। तो अगेन ब्लड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टिश्यू का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, ताकि वो इस तरीके से मूव कर सके। Isn't it? वो क्या कर सके, इस तरीके से मूव कर सके। तो देखोगे यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। फॉर ये बेसिक नॉलेज ये दे दिया गया, लेकिन आपको रूट समझाना कि ये सिर्फ बताना चाह रहा है वैल्यू के थ्रू कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो सही पढ़ा है, कैसे सही पढ़ा है, लेकिन आपको यहाँ का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में MCQ है, क्वेश्चन पूछ देंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या होता है, सब पूछ देंगे, आपको याद रखना है। तो आपको पता चलेगा आपको कि हमेशा ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, ताकि वो इजिली हमारे अप्रोप्रिएट टिश्यू तक पहुंच जाए। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, यानी कि इसमें उल्टा जा रहा है, छोटे से बड़ा जाएगा। देखो टिश्यू है, टिश्यू ने क्या किया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, उसने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने क्या दिया, एल्वियोलाई को अगेन दिया। एल्वियोलाई ने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दे, एटमॉस्फेरिक एयर को दे दिया। तो देख लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी कम होती है, जो 40 होती है। और देखो ना अपोजिट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 40 है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, सिर्फ 40 है। लॉजिक लगा तो याद है। देखो ये ग्रेडियंट तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन जो उसमें ऑडनेस आ रही है वो किसमें आ रही है, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड की भी बात कर दी है। तो डीऑक्सीजनेटेड की बात की है तो उसके अंदर क्या आएगा, 40 आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑफिशियल में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड की बात करनी चाहिए, लेकिन वैल्यू देने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड का भी दे दिया गया, जो अगेन उसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। कार्बन डाइऑक्साइड के सेक्शन याद करने का तो बड़ा ही इजी है, उसमें क्या है 40, 45, 40, 45। सो आपको इसी मेथड से याद करना कि पहले एटमॉस्फेरिक एयर, फिर एल्वियोलाई, फिर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन टिश्यू। तो ये तो इजी है, 40, 45, 40, 45, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर यानी कि 40, देन 45, 40, देन 45। और ये तो सभी को याद हो जाएगा धीरे धीरे कि एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना प्रेशर होता है, 0.3। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि 159 होता है। ये तो भाई बहुत ही एब्रप्ट है, याद हो जाएगा, एक ही सेक्शन है भाई, दिन रात पढ़ो, ये वैल्यू को नंबर को याद कर लो। सिंपल, याद करना ही एक चॉइस है राइट नाउ आपके लिए, इफ यू वांट योर मेडिकल कॉलेज बैक। ठीक है, आई होप ये टेबल क्लियर हो गया होगा। टेबल में देखो, टेबल हैज नथिंग, सिर्फ यही बताने के लिए कि देखो भाई नंबर से वी ह्यूमंस आर विजुअल लर्नर्स। हम लोग जब तक कोई ट्रू फैक्ट नहीं मिलता है ना, वी डोंट बिलीव इन इट। तो इसमें एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके बता दिया गया कि देखो अगर हमें ऑक्सीजन को अंदर लाना है तो इस प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रोसेस है। हाई टू लेवल, हाई टू लो ही जाएगा, वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही जाएगा, लेकिन किस वे से जाएगा वहां पे दिखा दिया है, वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग। अब हम समझेंगे ये वाले डायग्राम को। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ओवरव्यू है। ये ना आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा देखो, कैसे बताती हूँ मैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, अगर आपने ये समझ लिया ना, आगे की सारी चीजें यू क्लियर है, यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कि क्या समझे। ये पूरा ओवरव्यू है, बोलते ना एक शॉर्ट समरी है एंटायर चैप्टर का। ठीक है, सो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया गया है। दिस इज एन एल्वियोलाई। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को पकड़ते, ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे।
तो ऑक्सीजन को हमें एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर डालना है। तो आपको दिख रहा है दिस इज द रेड वाला पार्ट इज नथिंग बट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 104 mm ऑफ Hg। व्हाट इज mm ऑफ Hg? दिस इज अ यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर को जस्ट नथिंग, ये एक यूनिट दिया गया है कि ये पार्शियल प्रेशर का एक यूनिट है, समझ लो, ठीक है। 104 है, तो यहाँ पे जाएगा ब्लड पल्मोनरी वेन के अंदर। आपको पता है ना कि सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी था, यहाँ से डिवाइड हो गया वेन्स के अंदर। ये वेन्स 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 सिस्टमिक आर्टरीज, देखो पल्मोनरी वेन के अंदर आया, इस वेन में यहाँ पे आया, यहाँ से क्या किया पर्टिकुलर इस डायरेक्शन को ही फॉलो करा। देखो मेरी जहाँ पे पेंसिल चल रही है, मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस डायरेक्शन। यहाँ पे आया सिस्टमिक आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? ऐसी वेन जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो यहाँ पे जो ये आर्टरी है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95 mm ऑफ Hg। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगेन कैपिलरी का फॉर्मेशन होगा। ये कैपिलरी में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? इस पर्टिकुलर वेन ने, सिस्टमिक वेन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से फॉलो हो रहा है। दिस इज एट्रिया में आया, एट्रिया के बाद क्या हुआ? ये वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से जाके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया। ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाने के बाद ये वापस क्या होगा? CO2 को किसने क्या किया? फ्लश आउट कर दिया बाहर, और ये फ्लश आउट किसके थ्रू हो जाएगा? एल्वियोला अगेन इसको क्या कर देगा? बाहर एक्सपेल आउट कर देगा। दिस इज अ वेरी सिंपल, इसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सिमिलरली वैसा ही हुआ है। देखिए एक बार और समझते हैं कि सबसे पहले एल्वियोला अंदर आया। ये हमारे पास क्या है? देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट एट्रिया, राइट। तो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर आया, तो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104 mm ऑफ Hg। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि mm ऑफ Hg क्या है? पार्शियल प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का। वो क्या हुआ? वो अंदर आया। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करते हैं हम। ऑक्सीजन अंदर आया, राइट, ऑक्सीजन अंदर आया। ये पल्मोनरी वेन, देखो ऐसे सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्शन पता है कि पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सिमिलरली फॉर पल्मोनरी आर्टरी, सारे आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन है फॉर अ पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये क्या करेगा? ये पल्मोनरी वेन आया लेफ्ट एट्रिया के अंदर, लेफ्ट एट्रिया के बाद क्या जाएगा? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये वेंट्रिकल से क्या जाएगा? अपनी बॉडी के अंदर पंप होगा, सारी बॉडी को टिश्यूज को वो क्या करेगा? ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एक टिश्यू, बॉडी टिश्यू को रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि यहाँ पे आया सिस्टमिक आर्टरीज आई जो सारी बॉडीज में क्या करेगी? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन आएगा, वो टिश्यूज के अंदर अपने ऑक्सीजन को डंप करेगा और कैपिलरी का फॉर्मेशन होगा उसी जंक्शन पे, और CO2 को वो सिस्टमिक वेन के थ्रू राइट एट्रिया के अंदर लेके जाएगा। दिस इज द राइट एट्रिया, देन राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगा और वो एल्वियोलाई के पास लेके जाएगा। एल्वियोलाई क्या करेगा? रिलीज आउट करेगा CO2 इनटू एन एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई इसको फ्लश आउट कर देगा। सिंपल है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सिर्फ बताया गया है बाय मेंशनिंग पार्शियल प्रेशर। और ये सब भाई पार्शियल प्रेशर यहाँ से याद नहीं करो, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। वो टेबुलर फॉर्म कहाँ पे? देखो ये सिर्फ टेबुलर फॉर्म को याद कर लो एंड यू आर गुड टू गो। आपको ये बार बार ये डायग्राम से ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है। देखो ये क्या बताया गया? जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू विद बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, ग्रेट, ओके। अब हम सेक्शन को समझते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर CO2 इन एन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया था जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है उसी प्रकार से एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके का ग्रेडियंट? एक ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है ताकि क्या हो सके? ऑक्सीजन अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ है?
कि वो टिश्यू से ब्लड में जाए एंड देन ब्लड से लेके एल्वियोलस के पास जाए और एल्वियोलाई से वो बाहर फ्लश आउट हो सके. एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times higher than that of O2. याद रखना, assertion reasoning क्वेश्चन आएगा कि solubility of CO2 ऑक्सीजन से कितने ज़्यादा सॉल्यूबल है. कितने ज़्यादा सॉल्यूबल है? 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्यूबल है किस कंपेयर से, ऑक्सीजन के कंपेयर से. द अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through a diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of O2. The diffusion membrane is made up of the 3 layer. क्या बोल रहा है देखो, कि जो अमाउंट एक डिफ्यूज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेम्ब्रेन से, उसका पार्शियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा होता है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है अपनी बॉडी से बाहर निकलने की, क्योंकि आपको पता है ना, अब वो बॉडी कैन नॉट टॉलरेट द वेस्ट थिंग. इसकी वजह से ऑक्सीजन के कंपेयर से जो हमारा CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. इसी की वजह से वो बहुत जल्दी बॉडी के बाहर हो जाता है. और जो हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई और यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज होती है. ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ क्या किस में जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा. तो ब्लड के अंदर जाने के लिए उसको कुछ कुछ लेयर्स, कुछ कुछ मेम्ब्रेन को पास ऑन करना पड़ता है. उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. और वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर का है? 3 लेयर का है. कौन से लेयर है उसको नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिया गया है. ठीक है, क्या है पहला, सबसे पहले थिन स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई. यानी कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो सबसे पहले उसको कौन से दीवार से टकराना होगा, सबसे पहले उसको थिन स्क्वोमस एपिथेलियम जो एल्वियोलाई का पार्ट है उससे टकराना होगा. यानी कि वो मेम्ब्रेन नंबर 1 हो गया टू क्रॉस द वॉल. दूसरा आ गया एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी. दूसरा आ गया ये जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी का जो एंडोथीलियम, आपको पता है ना कैपिलरी के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं. सो इसका जो आउटर लेयर है एंडोथीलियम, उससे टकराना पड़ेगा. और साथ ही साथ उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम. तो आपको पता है ये येलोइश पार्ट दिख रहा है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. यानी कि ऑक्सीजन को सबसे पहले एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन से टकराना पड़ेगा, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंसेस से टकराना पड़ेगा, एंड देन एंडोथीलियम से टकराना पड़ेगा. सो ये 3 लेयर मिलके क्या बनाते हैं, हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं. यानी कि इन 3 दीवारों को पास करने के बाद ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है. ठीक है, हाउएवर इट टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर. ओ भाई साहब, यानी कि ये भले ही है तो 3 लेयर है तो 3 दीवार, लेकिन इनकी थिकनेस आपको बताओ ये मिलीलीटर mm से भी पतला है. इतनी पतली थिन लेयर है इसकी. ये इतना पतला क्यों है, ताकि ऑक्सीजन को ईज हो पाए. ऐसा ना हो कि भाई ऑक्सीजन फ्रस्ट्रेट हो जाए वो बॉडी के बाहर चला जाए. नहीं, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, लेकिन हाँ उसका चेकअप भी करना है कि सही ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं बॉडी के अंदर. इसी की वजह से 3 लेयर तो है, उसे 3 दीवार पास तो करना है, लेकिन उसकी थिकनेस बड़ी ही कम होती है, लेस देन अ मिलीमीटर. याद रखना, यहाँ पे वो असर्शन रीजनिंग में मोड़ दे देंगे और आपका -4 हो जाएगा, आपका -5 हो जाएगा, सॉरी राइट, -5 हो जाएगा आपके पूरे मार्क्स में से. सो याद रखना इट्स लेस देन अ मिलीमीटर. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. इसी की वजह से हमारी बॉडी पूरी तरीके से ट्राई करती है कि भाई उसको फेवरेबल देख सके, उसको दिखा सके हाँ भाई हमें तू चाहिए, लेकिन हाँ रॉयल्टी भी होनी चाहिए. चेकअप तो होगा ही उसका, लेकिन उसको हमारी बॉडी इस वे से मॉडिफाई करती है कि भाई तू आजा अंदर, वी वॉन्ट ऑक्सीजन टू बी इनसाइड आवर बॉडी, एंड दैट इज वाई सारे फेवरेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो टिश्यू तक पहुंचने के लिए. सिमिलरली वो किसी के लिए होता है अपोजिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. कि हमें पता चला कि ऑक्सीजन अभी ब्लड के अंदर आ गया, लेकिन ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन की, अभी हम वो समझेंगे. ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने रिस्पेक्टिव टिश्यूज के पास करता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम. अब कौन कौन कितना कितना करता है, कितने कितने अमाउंट में करता है, हमें वो भी समझना है. About 97% of oxygen is transported by RBC in the blood. कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आया और ऑक्सीजन को कौन कैरी करके लेके जाता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी कैरी करके जाता है.
यानी कि मोर देन 97 यानी कि 98%, 97% के इर्द गिर्द जितने भी ऑक्सीजन है आरबीसी उन्हें लेके चले जाता है। जो रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन है वो कहाँ से डिजोल्व स्टेट में, तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं। आपको पता है ना, प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाते हैं। देखो ऑक्सीजन का फंडा तो बड़ा ही क्लियर है, 97% उनको आरबीसी लेके जाएगी और 3% क्या घुल मिल के प्लाज्मा के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अपने टिश्यूज के अंदर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही हजारियस है हमारी बॉडी के लिए, उसको ना बड़ा ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैसे किया गया देखो, 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उनकी कुछ कुछ आरबीसी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। क्यों करती है, आपको तो हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन हमने ये भी समझा था कि सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है, इसी वजह से कुछ कुछ आरबीसी पिघल जाते हैं और 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, आरबीसी कैरी करता है। लेकिन 70% ऑफ इट इज कैरिड एट बाइकार्बोनेट। 70% ना डिजोल्व स्टेट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट HCO3 की फॉर्म में प्लाज्मा में घुल के ट्रांसपोर्ट होके जाता है, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू। एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन अ डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। देखो, और जो बाकी 7% है वो सिंपल CO2 के फॉर्म में ही जाता है, लेकिन प्लाज्मा के थ्रू ही जाता है। तो देख रहे हो, बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हजारियस, उसको 3 डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले 20 to 25% वो आरबी के साथ घुल मिल के चला जाता है। 70% वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, यानी कि वो H+ के साथ मिल जाता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, वो एक मास्किंग के थ्रू जाता है बॉडी के बाहर। और 7% के अराउंड वो क्या करता है, सिंपल CO2 की फॉर्म में प्लाज्मा में घुल जाता है और चला जाता है। तो दिस आर द मेथड थ्रू विच हमारे जो ब्लड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये ना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि ओके मैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करूंगा, तुम इसे ट्रांसपोर्ट कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे ना फैक्टर्स होते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आरबीसी तो भाई, आरबीसी तो ह्यूमन है कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो किस वे से, कैसे पता चलता है कि मुझे इतने ऑक्सीजन ही कैरी करने, कैसे पता चलता है मुझे 97 ही करने। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो 80 करके चला जाए। अगर 80 करके चला जाए तो हमारी ह्यूमन फंक्शनिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो चीज़ हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, कि भाई ऑक्सीजन एक्चुअली में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म। हमने ये तो समझ लिया कि आरबीसी के अंदर जाता है, लेकिन कैसे जाता है भाई। हमने ये भी समझ लिया कि 3% वो डिजोल्व स्टेट में जाता है, कैसे जाता है उसको भी डिटेल में अभी हम समझेंगे। देखो भाई, तुम अभी हायर क्लासेस में हो, एवरीथिंग इज ऑन टिप्स, सभी चीज़ डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, एवरीथिंग। वो जाता है, कैसे जाता है, डिजोल्व स्टेट में जाता है तो भाई क्यों जाता है डिजोल्व स्टेट में, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी पूरी मेंटेनेंस क्या है, वो किस तरीके से जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है 97%, माय गॉड इतना ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट ना, वो आरबीसी के थ्रू जाता है। व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। और आरबीसी किससे बना गया? हीमोग्लोबिन, जो एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, देखो ऑक्सीजन आरबीसी के साथ कैसे बाइंड होके जाता है उसकी पूरी मेथड हमें बताई गई है। समझो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी है, आरबीसी रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है, जो आयरन कंटेनिंग होता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब आरबीसी बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ तो उसको हमने क्या बोला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन क्या करता है, उसके हीम वाले पार्ट से बाइंड हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन वाले पार्ट से बाइंड हो जाते हैं इन रिवर्सिबल मेथड। व्हाट इज रिवर्सिबल मेथड? यानी कि वो बाइंड भी हो सकता है और जब मन चाहे तभी वो डिटैच भी हो सकता है। एकदम बोलते हैं ना, मेटेलिक बॉन्ड नहीं है, वो इजीली डिटैच भी होने की क्षमता रखता है, ताकि जब टिश्यू आए तो आरबीसी खुशी खुशी उसे विदा कर दे एकदम ईजिली। इसलिए वो रिवर्सिबल मैनर में क्या होता है, एक दूसरे से अटैच्ड होता है, ठीक है। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of oxygen. तो एक आरबीसी का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेके जा सकता है। बाइंडिंग, ये सब याद रखना है, दिस इज इंफॉर्मेशन का, क्या आपको पूछेगा अगर एक आरबीसी
इस पे देखो इसका न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अगर एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को करता है तो 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए कितने आरबीसी चाहिए। तो देखो ये यूनिटरी मेथड लगा के आप सॉल्व करना। हाँ देख लो, ये तो छोटी छोटी हिंट होती है, क्वेश्चंस आते हैं जिससे लोग करना भूल जाते हैं। सिंपल फंडा क्या है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक आरबीसी कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी आउट कर सकता है। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कितना हीमोग्लोबिन से बाइंड हो सकता है वो टोटली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। देख रहे हो कि हमारा पूरा फंडा ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर, एवरीथिंग पार्शियल प्रेशर में दैट इज व्हेन वी गो ऑन हिली एरियाज हमें बहुत सारी सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है, एंड दैट इज हमारा पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज व्हाई वी फील नोजिया, हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पक्का ही दिखेगा आपको कोई भी टेस्ट सीरीज में, क्योंकि नीट में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्या बोला देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इंटरफेयर कर सकते हैं बाइंडिंग में। मतलब आरबीसी एंड CO2 की जो रिलेशनशिप है उन्हें कौन खराब कर सकता है, ये 3 फैक्टर, उनका दुश्मन कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का ही साथ ही हाइड्रोजन आयन, और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हुआ तो ये ना इनका जो बंधन है वो बहुत जल्दी ही टूट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी और ऑक्सीजन एक रिवर्सिबल मेथड से जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ा भी हीट बढ़ा तो उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा गलत वक्त पे, गलत टाइम पे, जो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर है जो इंटरफेयर कर सकते हैं आरबीसी और ऑक्सीजन के मिलन को। कौन से? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका बहुत जानी दुश्मन है, उसी का भाई हाइड्रोजन आयन, और तीसरा हो गया टेम्परेचर। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंटरफेयर कर सकते हैं इनकी बाइंडिंग को। ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure. देखो ये क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और ये ना टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेट मी सी, अभी हम टेबल को समझते हैं। ये याद रखना कि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, पूछते हैं नीट वाले कुछ भी पूछते, तो याद रखना एक्स एक्सिस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पे क्या है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों होता है देखो, ब्लड के अंदर एक आरबीसी को तो आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे मिलियंस ऑफ आरबीसी होती है, लेकिन एक ब्लड की भी कैपेसिटी होती है ना भाई, कि एक ब्लड इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है। तो कितना कर सकता है हमारे लिए, हमें इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल ना प्रॉब्लम आ रहे हैं, ब्लड रिलेटेड डिजीजेज आ रहे हैं, क्योंकि वी डोंट लिव इन अ वेरी हेल्थियर एनवायरनमेंट, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अगर कोई बीमारी हो गई बाहर से। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है अगर मेरे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना रखा तो, राइट। तो इसी की वजह से ग्राफ प्लॉट किया गया है कि किस टाइम पे सैचुरेशन अच्छा आता है, क्योंकि दिस इज द टाइम जहाँ पे आपका ऑक्सीजन सैचुरेट हो गया है, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर ही नहीं सकता है, दैट इज नथिंग बट अ सैचुरेशन पॉइंट, और उसी का ग्राफ प्लॉट किया गया है एक नॉर्मल ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन के ऊपर। ये कर्व क्या करता है, ये कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कि अगर इससे आगे हुआ या इससे पीछे हुआ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसके सैचुरेशन में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये एकदम इस लाइन पे प्रॉपर आ रहा है, यानी कि वो ह्यूमन हेल्दी है, उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो बड़ा ही अच्छा है, वो एक बहुत ही प्रॉपर वे में अपनी बॉडी के ऑक्सीजन को कैरी कर पा रहा है, अपने बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन दे पा रहा है। आपको पता है बहुत बार कैसा होता है कि ना बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है कि टिश्यू के अंदर ना ऑक्सीजन ही नहीं जा पाता है, राइट। वो भी प्रॉब्लम होता है। आपको पता है व्हेन यू रन अ लॉट तो आपके ना आपके बॉडी पेन स्टार्ट होना, बॉडी ना पेन होना लग जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि
प्रॉपर अमाउंट में अपना जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, एंड दैट इज वाई ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, एंड दैट इज वाई दिस इज द रीजन वाई यू फील पेन इन मसल्स. अगर ये पेन बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रहा, इट कैन रियली डैमेज योर मसल्स. तो हमें पता होना चाहिए कि वो दिस इज द रीजन जहाँ पे ये शिफ्ट, ये जो कर्व है उससे डिफ्लेक्ट कर रहा है. एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कर्व कैन कॉज अ प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम को ही अगर द अर्ली यू डायग्नोस अ प्रॉब्लम, द अर्लियर यू कैन ट्रीट इट, राइट. सो दैट इज वाई जस्ट इट्स अ केस वेयर एक प्लॉट किया जा रहा है किसके बीच में, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वर्सेस पार्शियल प्रेशर के बीच में. एंड आई होप इतना क्लियर है, ठीक है. और इस कर्व को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. नेक्स्ट ही लाइन में उसको और भी इंपॉर्टेंस बता दिया गया. क्या बोल रहा है देखो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इज हाईली यूजफुल. क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये डिसोसिएशन कर्व जो हमने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में बनाया था. क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये ना हाईली यूजफुल है इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा. कि हम किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा है, यानी कि या तो हमारी बॉडी में H+ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे सैचुरेशन ऑफ RBC के अंदर. इसकी स्टडी को ही हमने एक ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया गया. ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई वेयर देयर आर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब एल्वियोलाई में जाएंगे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत कम है. यानी कि इसमें क्या बता रहा है कि एल्वियोलाई का जहाँ पे जंक्शन है ना, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है. सारे फेवरेबल कंडीशन किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के फेवर में सारे कंडीशन है. जैसे कि हाई प्रेशर ऑफ PO2, लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर. तो देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन से फैक्टर्स फेवरेबल है फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. कौन से हैं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए एंड अपोजिट होना चाहिए फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. H+ की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होनी चाहिए. और ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ एल्वियोलाई. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. ये सारे फेवरेबल ना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना एक फेवर में होते हैं टू फॉर्म oxyhemoglobin. Whereas in tissue और टिश्यू लेवल पे उसका सारा अपोजिट होता है. क्या क्या अपोजिट होता है, यहाँ पे हाई PO2 था, यहाँ पे लो PO2 है. यहाँ पे लो PCO2 है, यहाँ पे हाई PCO2 है. यहाँ पे लोअर H+ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हायर H+ कंसंट्रेशन है. यहाँ पे लो टेम्परेचर था, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है. ये सारी चीज़ें टिश्यू लेवल पे एग्जिस्ट करती है. सब क्यों होता है, टिश्यू लेवल पे हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है, ताकि बहुत ही फटाफट ना ये जो PCO2 है वो बॉडी के बाहर चला जाए. ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही फटाफट टिश्यू से निकले, ब्लड के अंदर जाए और बॉडी के बाहर जाए, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स को अपने अंदर नहीं रख पाती है. दैट इज़ वाई टिश्यू लेवल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होती है. ये सारी कंडीशन फेवरेबल है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन. नॉट ओनली दैट, ये सारे फेवरेबल है ताकि जो बंधन हुआ था आरबीसी और ऑक्सीजन का एट द एल्वियोलर साइड वो टूट जाए ताकि ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाए. तो ये सारे फेवरेबल ऐसे कंडीशंस हैं जो आरबीसी और ऑक्सीजन के बंधन को तोड़ते हैं ताकि ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर आ पाए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, टिश्यूज के बाहर चला जाए. ठीक है, this clearly indicates that oxygen get bound to hemoglobin in lung surface and get dissociated at the tissue level. इसका मतलब वो बाइंड तो एल्वियोलर लेवल पे हो जाता है लेकिन डिसोसिएट उनका बंधन कब टूटता है, टिश्यू लेवल. कब टूटता है, टिश्यू लेवल पे. और उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to a tissue under normal physiological condition. यानी कि हर 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो आपसे पूछ लेगा अगर 200 ml ऑक्सीजन हुआ तो
अगर 200 ml ब्लड हुआ तो कितना मॉलिक्यूल, कितना ml वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो ये सेंटेंस से आपको न्यूमेरिकल भी बन रहा है, आपकी असर्शन रीजन भी बन रहा है, आपका एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन बन रहा है कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर कर सकता है 5 ml ऑक्सीजन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर सकता है 5 ml ऑक्सीजन को। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इजी है, नॉट इन वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। इसमें क्या क्या याद रखना है, कंडीशन कि एल्वियो लेवल पे क्या क्या कंडीशन थी, टिश्यू लेवल पे क्या क्या कंडीशन थी, डिसोसिएशन कैसे होता है, एसोसिएशन कैसे होता है, दैट्स इट। ये पूरा क्या था, फैक्टर था कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे डिसोसिएट होता है, कैसे मिलन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए एंड लोअर H+ कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये सारी कंडीशन क्या करती है, RBC और ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करती है, यानी एल्वियोलर लेवल पे वो जुड़ गया है। ऑन दी अदर हैंड उनको तोड़ने का काम भी वही सारी कंडीशंस करती है, लेकिन थोड़ी अपोजिट हो जाती है, जैसे कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर जो टिश्यू लेवल पे प्रेजेंट होती है। ये मेथड होता है ट्रांसपोर्ट करने का ऑक्सीजन को। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो थोड़ा सा अलग है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैंने बताया था कि 20 to 25% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आरबीसी के साथ क्या होता है, जुड़ के जाता है, राइट। जब आरबीसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, उस कंपाउंड को, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, जो अबाउट 20 to 25% होता है, जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बता दिया गया था। अगेन ये जो बाइंडिंग है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिलेटेड है। अब जब ये पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है CO2 को, तो इसको इंटरफेयर कौन करने आएगा, इसका जानी दुश्मन कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये ना एक मेजर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर आपको पूछेगा कि मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन है, तो बहुत सारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ये बाइंडिंग को अफेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज इन टिश्यू, ये कंडीशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर लो होता है ऑक्सीजन का टिश्यू में, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, यानी आरबीसी के साथ। व्हेन पार्शियल प्रेशर इज लो, कहाँ पे, एल्वियोलर लेवल पे, वहां पे क्या होती है, डिसोसिएट होती है। जैसे देखो, जैसा ऑक्सीजन के साथ हुआ था 97% के लिए, लेकिन ऐसे कंडीशन है जहाँ पे 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के साथ जुड़ के जाता है, तो अगेन वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑल्टर करके। तो देख लेना ये दोनों अपोजिट है, एक बार खुद से रीड करो, ट्रस्ट मी यू वुड फाइंड इट क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है, रीप्ले दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू वुड गेट द आंसर। इजी है बड़ा भाई, बहुत ही इजी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेट मी, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो CO2 है ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, कहाँ पे टेक प्लेस करता है, सो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, दैट इज carbon dioxide which is bound to a hemoglobin from tissue is delivered at the alveolar level, and RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of same is present in plasma too. This enzyme facilitate the reaction in both the direction. उन्होंने बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होती है, वो एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट करती है, क्या फैसिलिटेट करती है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, यानी कि ये फ्लेक्सिबल बनाती है एक रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में फॉलो अप करने के लिए। और हमने ये समझा कि पहला तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है, कुछ कुछ प्लाज्मा के थ्रू भी तो जाता है, तो प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है, ये थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो याद रखना ये एंजाइम का नाम। देखो रिएक्शन पहले ये पढ़ते हैं
कि at tissue site or tissue level where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन बहुत फटाफट चल रहे हैं, दैट इज वाई वेस्ट प्रोडक्ट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज वाई वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन, इसलिए ज़्यादा होता है। CO2 क्या होता है, डिफ्यूज होता है इनटू ब्लड RBC के अंदर या प्लाज्मा के अंदर और फॉर्म करता है कार्बोनेट आयन एंड H+ आयन। कैसे करता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिला, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो किसमें प्रेजेंट है, RBC के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट है, वो क्या करता है H2CO3 बना लेता है, ये फर्दर रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट और H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ताकि वो एल्वियोलाई को दे सके और एल्वियोलाई अगेन इसको फ्लश आउट कर दे। एट एल्वियोलर साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कहाँ पे प्रोसीड होता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब लेट मी चेंज द कलर, कि इस डायरेक्शन में जहाँ पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड H+ के साथ मिल जाता है, यानी कि कार्बोनेट वाला कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वो कहाँ पे होता है टिश्यू लेवल, लेकिन उसी का अपोजिट लेवल फॉलो होता है ताकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाए, वो कहाँ पे होता है, वो एल्वियोलर लेवल पे होता है। तो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो एंड प्रोडक्ट याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसकी वजह से फर्दर बाइकार्बोनेट के अंदर टूट जाता है। तो इस डायरेक्शन में कहाँ चलता है, टिश्यू लेवल पे, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ही ज़्यादा होता है एंड दैट इज वहाँ पे बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे एल्वियोलर लेवल में क्या होता है, अपोजिट चला जाता है। क्यों अपोजिट जाता है, ताकि CO2 ही सिर्फ बॉडी के बाहर जाए, ठीक है, वाटर और H+ आयन का कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। फॉर्मेशन क्या करता है CO2 और H2O को, thus CO2 is trapped as bicarbonate at tissue level and transport to alveoli and release out as CO2, यानी कि टिश्यू लेवल पे वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, लेकिन जब एल्वियोलाई के पास जाता है तो सिर्फ CO2 ही बाहर जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। अगेन कि हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पूछ लेगा 200 ml कितना करेगा, ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू वुड गेट द आंसर। और अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो आएगा 5 ml। और डीऑक्सीजनेटेड की बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, तो वो कितना होगा 4 ml। देखो ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी पूछेंगे। पीपल ऑफन डोंट लर्न द वैल्यूज, उनको लगता है कि इसमें ही वैल्यूज की लर्न करने की जरूरत ही क्या है, बट ट्रस्ट मी बायो इज समथिंग यू हैव टू लर्न। जो मैं बता रही हूँ मेक श्योर दैट यू लर्न, ताकि वो क्वेश्चंस हैं यू वुड बी एबल टू फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि आपको पहले से भी पता होगा कि ओके दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है। इतना क्लियर है कि कैसे डिसोसिएशन होता है, कैसे एसोसिएशन होता है, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी मेथड क्या होती है, कैसे मास्किंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है बॉडी के अंदर, एवरीथिंग आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। भाई हमारे बॉडी के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रही है और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो नेक्स्ट वाले सेक्शन में अभी हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेन कैसे इम्पैक्टफुल होता है हमारी ये प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के अंदर। एंड इट्स ऑफ कोर्स अगर कोई एक फंक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी। ऐसा ही क्यों होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बाहर जाए, ऑक्सीजन ना जाए, ऐसा कैसे नहीं होता है कि कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होकर रह जाए। ये सारा कौन हेल्पफुल होता है, हमारे प्रिय ब्रेन, जो ये सारा कुछ रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं वो अभी हम समझेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ अ बॉडी टिश्यू। मतलब हमारे अंदर एक एबिलिटी है कि हमारे टिश्यू को कितना ऑक्सीजन चाहिए उस हिसाब से हम अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन कर पाते हैं। When we are running, we breathe very fast, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी को हद से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा ATP वो बना सके। एट दैट टाइम वी रियली ब्रीथ फास्ट। लेकिन जब आप बहुत रिलैक्स होते हो, नॉर्मली बैठे होते हो, तब यू ब्रीथ स्लोली। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, यानी कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट तो है ही।
दिस इज डन बाय अ न्यूरल सिस्टम। ये आपके न्यूरल सिस्टम, आपके ब्रेन, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड है। A specialized center present in medulla region of a brain called as respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आपके रेस्पिरेटरी को प्राइमरली कौन रेगुलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट करता है। इसकी लोकेशन क्या है? मेड्यूला रीजन इसकी लोकेशन है। मेड्यूला कौन से पार्ट का रीजन है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर, आई थिंक सो ये ज़्यादा कुछ वहाँ पे मैं आपको एक बार और पढ़ा दूंगी जहाँ पे ब्रेन वाला स्ट्रक्चर किया जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको पार्ट बताने लग गई इट इज़ लाइक 30 मिनट्स का और भी बढ़ जाएगा और आपको फोकट का क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। दैट्स इट। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ब्रेन का एक मेड्यूलर रीजन है, उसमें एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक रिदम सिस्टम, उसको दे दिया कि इट्स अ डिपार्टमेंट जो रेगुलेट करेगा रेगुलेशन को, जो रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को। Another center present in pons area, pon region of brain called as pneumocystic center can moderate the function of respiratory rhythm center. बच्चे ना बहुत ही कंफ्यूज होते हैं ये लाइन में, देखो, और ये लाइन में कंफ्यूज होते इसका ही फायदा क्वेश्चन सुधारती है, राइट, एंड दैट इज वाई -5 हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है कि एक और सेंटर प्रेजेंट होता है कौन से रीजन में, पॉन रीजन में ऑफ ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोस्टैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है, क्या करता है, मॉडरेट करता है द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी कि मेन चलाने का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही करता है जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, लेकिन उसको रेगुलेट करने का काम, मॉडरेट करने का काम कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पॉन रीजन में प्रेजेंट है, किसके, ब्रेन के। याद रखना कि मेन सेंटर तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही है जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मॉडरेट करने का काम कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन रीजन ऑफ ब्रेन में। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, वो इस तरीके से रेगुलेट करता है कि वो सिर्फ रिड्यूस कर पाता है किसको, रेट ऑफ इंस्पिरेशन को। याद रखना, मेरा आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपने 5 मार्क्स गवाए थे क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि दिस इज इंस्पिरेशन और वहाँ पे सेंटेंस डाल दिया था एक्सपायरेशन, और मैंने उसको राइट मार्क कर दिया था जो रॉन्ग आएगा। तो याद रखना यहाँ पे इंस्पिरेशन होगा, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। और वो ऑल्टर कैसे करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैसे रेगुलेट करता है, बाय रिड्यूसिंग द इंस्पिरेशन। देखो रिड्यूस, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देगा, इंक्रीज कर देगा, वो भी गलत हो जाएगा, रिड्यूस आएगा। रिड्यूस क्या करेगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। कौन रिदम सेंटर, जो प्रेजेंट है मेड्यूला रीजन में, उसके जस्ट बाजू में एक कीमोसेंसिटिव एरिया है। व्हाट इज कीमोसेंसिटिव, जो केमिकल सेंसिटिव है, यानी कि H+ सेंसिटिव है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सेंसिटिव है, बहुत ही हाईली सेंसिटिव है, किसके थ्रू, CO2 से सेंसिटिव है। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन कर देगा जो गलत हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन से क्या होती है, इन दिनों से सेंसिटिव होती है। इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में थोड़ा भी बढ़ा ना, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया को पता चल जाएगा, एक अलर्ट मैसेज जाएगा अपने ब्रेन के पास। क्यों जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे बॉडी के लिए बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। Increase in this substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to take a necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated. कि ये थोड़ा भी बढ़ा ना तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। और मेन सेंटर कौन है, हमारा मेन सेंटर कौन है, जो मेड्यूला में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको सिग्नल जाएगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, और अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको कम किया जाएगा ताकि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize the change in carbon dioxide and H+ concentration and send necessary signal to rhythm center for a medical action. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant, very very important. कि ऑक्सीजन का रोल हमारे जो रेगुलेशन करते हैं ना अपना पूरा ब्रेन, उसमें कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। पूरा काम कौन करता है, CO2। अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन CO2 और H+ बढ़ा तो बड़ी ही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड दैट इज वाई ये पूरा किस पे बेसिस है, ये पूरा कीमोसेंसिटिव एरिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ये सारा किस पे बेस है, हमारे CO2 पे बेस है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है।
इसमें एक और सेंटेंस है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या बोल रहा है कि एओर्टिक आर्क, ठीक है, एंड कैरोटिड आर्टरीज के अंदर भी क्या होती है कि इसकी ये ना एक आर्टरीज होती है, ठीक है, ये इट्स एन आर्टरी जिसके अंदर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ना ब्लड और ऑक्सीजन को पहुंचाती है ब्रेन तक। दिस इज द एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड द ब्रेन। इसके अंदर भी अगर CO2 का या H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ा ना तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली सिग्नल भेजता है किसको, मेन हमारे रेगुलेटरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और उसके अंदर चेंजेस करेगा और उसको अगेन नॉर्मलाइज किया जाएगा। क्योंकि अगर इमेजिन अगर ब्रेन के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ गई तो इट कैन अफेक्ट एवरीथिंग। आई होप इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बड़ा ही छोटा पार्ट है, मजेदार पार्ट, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर इयर्स, राइट। डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड। सबसे पहला, सबसे कॉमन, जो पहले तो बहुत ही अनकॉमन था लेकिन आजकल बड़ा ही कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड एरिया दैट वी लिव इन। अस्थमा क्या होती है, डिफिकल्टी होती है इन ब्रीदिंग, और उसमें ना वीजिंग साउंड होता है। क्यों? क्योंकि ना जो एल्वियोलाई होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाते हैं, बहुत उसके अंदर इन्फ्लेशन हो जाता है, किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, नॉट एल्वियोलाई, राइट, सॉरी इट्स नॉट एन एल्वियोलाई। देखो दिस इज माई, ट्रस्ट मी, मोर देन 90% स्टूडेंट को समझ में आता है कि एल्वियोलाई, इट्स अ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। इनके अंदर क्या होता है, जो ट्यूब्स को कैरी करते हैं ना, जो ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू ब्रीद देयर इज अ व्हीजिंग साउंड, ये व्हीजिंग हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, इट डजंट वर्क वेल, बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, एंड दैट इज व्हाई ये इन्फ्लेशन को ठंडा करने के लिए यू हैव दिस स्प्रे, जो हम अस्थमा जो पीपल होते हैं दे हैव टू कॉन्स्टेंटली टेक इट। देखो आपको सिम्टम्स और आपको क्या क्या वर्ड यूज किया गया याद रखना, एक ही लाइन का है लेकिन हर चीज याद करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। देखो जैसे मैंने भी मिस्टेक किया, एल्वियोलाई नहीं एल्वियोलाई नहीं आएगा, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स आएगा। मोर देन 90% ऑफ द पीपल थिंक इट्स एन एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, देखो एम्फाइसीमा, अभी ये एम्फाइसीमा क्या है, ये क्रोनिक डिजीजेज है दैट कैन लीड टू अ डेथ इन विच एल्वियोलर वॉल। देखो एम्फाइसीमा में एल्वियोलर प्रॉब्लम होता है, बिकॉज मुझे हमेशा से कंफ्यूजन था, अस्थमा में मैं एल्वियोलाई को डाल देती थी। डू रिमेंबर कि अस्थमा में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, ठीक है, यानी कि उनकी ब्रोंकाइटिस होता है, इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स होता है। ऑन द अदर हैंड एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जहाँ पे एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। इंपॉर्टेंट, एम्फाइसीमा का मेजर कॉज क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलर, ऑफ कोर्स मैंने बताया था उसको 3 दीवार को क्रॉस करना पड़ता है, और इसमें अगर एल्वियोलर वॉल ही डैमेज हो गया तो ऑफ कोर्स, जिसकी आपको पता है इट्स लाइक अ बल्ज पार्ट, ये डैमेज हो गया तो सिकुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एकदम स्मॉल श्रिंक हो जाएगा, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर जा रही है वो बहुत ही कम हो जाएंगी। इसका मेजर रीजन क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। सो एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई उसका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, एंड इसका मेजर रीजन क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है कि इन सर्टन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. So देखो बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिसके अंदर फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग हो गया, स्टोन ब्रेकिंग हो गया, बहुत से छोटे छोटे माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर रेगुलरली उसी सेम इन्वायरमेंट से हमें एक्सपोज करना पड़े तो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है, हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे कोप ही नहीं कर पाएगी वो छोटे मोटे पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर आने में, जो आने का जो रोकने का प्रोसीजर है वो फॉलो ही नहीं कर पाएगी, बिकॉज इज अ वेरी लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव अ राइज इन इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस
एंड दैट इज़ वाई अगर इसी कंडीशन से बहुत लंबे वक्त एक्सपोजर रहा ना, तो ये क्या कर देता है, फाइब्रोसिस कॉज कर देता है. फाइब्रोसिस यानी कि प्लोरिफरेशन ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू एंड thus causing severe lung damage. Worker in such industry should wear protective mask. एंड दैट इज़ वाई जो भी यहाँ पे काम करते हैं दे आर स्ट्रिक्टली एडवाइज ताकि वो एक मास्क, प्रोटेक्टिव मास्क लगा के रखे, बिकॉज बहुत ही लंबे वक्त तक इसका एक्सपोजर रहा तो इट कैन रियल, दिस आर माइन्यूट पार्टिकल्स यार जो ऑफकोर्स पास ऑन नहीं हो पाती है, एंड दीज माइन्यूट पार्टिकल गोज एंड एक्यूमुलेटिंग इन द लंग्स एंड दैट इज़ वाई वो लंग को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है. एंड दिस इज द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर एडवाइज टू हैव अ प्रोटेक्टिव मास्क, बट स्टिल हमें पता है कि कंपनीज इतनी ऑफर करती ही नहीं है, एंड दैट इज वाई देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. सो यहाँ तक हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म होता है, एंड आई होप आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा. एंड कोई भी प्रॉब्लम है ना, डू लेट मी नो, राइट? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो. रीड ईच एंड एवरी लाइन, अंडरस्टैंड इट. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रीप्ले द वीडियो. ऑफ कोर्स सी यू आर वर्किंग टुवर्ड अ गोल वेयर लैक्स ऑफ पीपल वांटेड टू बी एंड यू हैव टू बी यूनिक, राइट? आपको कुछ अलग करना है तो यू हैव टू टेक एफर्ट्स. अगर आपको लगता है कि आई एम गेटिंग बोर्ड स्टडिंग अलोन, आप मेरा वीडियो चला लो, स्टडी विथ मी, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, यू विल फील लाइक ओके मुझे सभी लाइन समझ में आ रहे हैं. एंड व्हेन यू लिसन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ you have the ability to learn it more faster. तो आपको बहुत जल्दी से क्लियर होगा एंड यू विल लर्न इट. आप जस्ट हेडफोन लगा के सुनो, इवन इफ यू डोंट फील लाइक, जस्ट पुट ऑन योर हेडफोन, वॉक इन अ गार्डन, वॉक डाउन, जस्ट enjoy your life and study. That is only the solution, because if you want to clear, if you want to become a doctor, efforts तो मारने पड़ेंगे. You have to take efforts. But अगर हमने efforts को एक बोलते ना खुशी के वे में चैनलाइज कर दिया ना, इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन. सो आपको स्टडीज बर्डन नहीं, एक हैप्पीनेस लगेगा. सो यहाँ तक चैप्टर फिनिश होता है. ह्यूमन फिजियोलॉजी था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. आपको ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जिसे बेसिक नॉलेज सभी को होती है ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ वाई यू चूज दिस. एंड बस थोड़ा बहुत एडिशनल है, थोड़ा दिमाग लगाओ. प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि एक ही बार में याद हो जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. मुझे भी पहले जब मैं पढ़ती थी एक बार में याद नहीं होता था. आई वुड रियली थिंक दिस इज़ वेरी टफ. नहीं, इट वुड टेक टाइम. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन एन अमेजिंग चैप्टर ऑफ योर बॉटनी. सो स्टे ट्यून and meet you in the next video. Till then, bye bye and study.